आज हम लोग फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा एक वो टॉपिक है जो यूपीएससी और एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा में भी बहुत लाभदायक है और प्रारंभिक परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए फूड सिक्योरिटी का जानना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग फूड सिक्योरिटी को समझने के लिए दो हिस्सों में बात करेंगे। इसका पहला हिस्सा है जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फूड सिक्योरिटी के बारे में जो विभिन्न संस्थान हैं उनका सोचना क्या है, भारत में इस दिशा में किस तरह से प्रयास किए गए फूड सिक्योरिटी की दिशा में, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि भारत का एक महत्वपूर्ण एक्ट फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था, उसमें किस तरह से प्रावधान किए गए लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, और साथ ही साथ उसके बावजूद भी भारत में क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का सामना हम किस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसके दो हिस्से होंगे, जिसमें पहले हिस्से पर पहले बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी को जानने के लिए एक बात समझना जरूरी है कि आखिर इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि पहली चीज तो ये है कि लोगों को भोजन मिले, यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारे देश में मौजूद है उनको सबको भोजन मिले, यानी खाद्यान्न इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि सभी तक भोजन पहुंचाया जा सके, यानी खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। दूसरी बात यह है कि जो खाद्यान्न का उत्पादन हो, जो हम प्रोड्यूस करें, वो हमारे पास सुरक्षित रहे, वो बर्बाद ना हो। तो खाद्यान्न को सुरक्षित रखना और लोगों तक पहुंचाना। और तीसरी बात जो इसमें हमें जरूरत होगी वो ये कि जो खाद्यान्न उपजाया गया है वो लोगों के लिए पोषक होना चाहिए, यानी न्यूट्रिएंट होना चाहिए, उससे उनको समस्त पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो अगर उत्पादन अच्छा है, उसकी पोषक जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी है, लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके, तो पोषण की जो समस्या है, न्यूट्रिशन की जो समस्या हमारे देश में है वो कम हो जाएगी। और इसके लिए फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है जो खाद्य सुरक्षा के रूप में हम जिसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने इसे डिफाइन करते हुए कहा कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि एक ऐसी सुरक्षा जो सभी व्यक्तियों को, ऑल द पीपल, सभी समय, ऑल द टाइम, सभी व्यक्तियों को सभी समय पर्याप्त, सफिशिएंट, सुरक्षित यानी कि सेफ और पोषक आहार यानी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस से भरा हुआ आहार यानी फूड, न्यूट्रिएंट, उसमें पूरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, पोषक आहार, उनकी तक भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पहुंच हो, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल रीच टू द फूड, और उनके सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं तथा भोजन वरीयताओं को संतुष्ट करे। मतलब ये हुआ कि जो आहार उन्हें दिया गया जो कि पर्याप्त था, सुरक्षित था, सभी समय में उपलब्ध था, जिसके लिए उनकी भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पहुंच भी उनके पास मौजूद थी, और उस पोषण के आधार पर वो अपना जीवन बेहतर ढंग से यानी सक्रियता पूर्वक और स्वस्थ रहकर वो अपना जीवन बिता सकेंगे। तो इस तरह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फूड सिक्योरिटी की एक विस्तृत परिभाषा दी। तो इस बात से हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये समय पर, यानी जिस समय लोगों को जरूरत हो उस समय ये उपलब्ध हो। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है पर्याप्त हो, जितना उन्हें जरूरत हो उतना मिल जाए, सुरक्षित हो, ऐसा नहीं कि वो खराब हो या पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज किया गया हो उससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए। उसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पूरी तरह से मौजूद हो, यानी कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिस तरह की चीजें शरीर के विकास के लिए जरूरी है उसमें मौजूद हो। उनकी
भौतिक यानी कि वो वहां पहुंच सके, यानी उनको मिल सके, भौतिक पहुंच भी हो, आर्थिक पहुंच भी हो, यानी उनके पास इतनी आर्थिक समृद्धि हो, इतना पैसा हो कि उस भोजन को खरीद सके, और सामाजिक पहुंच भी हो, यानी कि लोगों के पास तक, लोगों के समाज में यानी सामाजिक तौर पर भी वो एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो भोजन उन्हें मिल रहा है वो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य हो और उसे वो जब ग्रहण करें तो उन्हें सेटिस्फैक्शन हो, उन्हें संतुष्टि हो और वो सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अनुकूल हो। तो इस तरह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी फूड सिक्योरिटी की एक विस्तृत परिभाषा दी और विभिन्न देशों ने इस परिभाषा के आधार पर अपने अपने तरीकों से प्रयास भी शुरू किए। भारत ने भी अपनी इस दिशा में काफी प्रयास किए हैं। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को देखें तो शुरुआती समय में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। पहली बात तो ये थी कि उत्पादन बहुत अच्छा नहीं था, कृषि के मामले में हम काफी पिछड़े हुए थे। लेकिन 1960 के दशक में जाकर के जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में, यानी कि संपूर्ण मात्रा में, यानी जितनी हमारी जरूरत है उतना अनाज का उत्पादन होने लगा। यानी कि 1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसके लिए क्या किया गया होगा, तो कुछ ऐसे स्टेप्स जो उस समय उठाए गए उस पर हमें ध्यान देना होगा और जो बाद में भी जो स्टेप उठाए गए उन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। जैसे देखिए 1960 के दशक में जो स्टेप्स उठाए गए, पहली चीज तो ये कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा दिया गया, किसान कल्याण की कई योजनाओं को भी लागू किया गया, फिर किसानों को जो कृषि उत्पादक थे उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान की गई, टेक्निकल हेल्प दिया गया, उन्हें कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए अनुदान यानी ग्रांट्स और हेल्प देने की भी व्यवस्था की गई। अगर कोई किसान कोई कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं और उन्हें ऋण यानी डेब्ट की जरूरत है, वो बोरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बैंकिंग और दूसरी जो सहकारी संस्थाएं थी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया गया। जो उपज वो लोग कर रहे थे उस उपज के लिए बाजार सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। तो इस तरह से 1960 के दशक में 1960 के डिकेड में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसमें गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा, जिसके बारे में हम ग्रीन रेवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर ये जो उत्पादन में वृद्धि हुई ये फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा को किस तरह से हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो 1960 के दशक के बाद भी ये प्रोसेस जारी रहा और हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कृषि की योजनाएं आई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के तहत जो किसानों का क्रॉप, जो फसल बर्बाद हो जाता था, उसके लिए उन्हें एक सिक्योरिटी दी गई, सुरक्षा दी गई कि आप चिंता मत करिए, अगर कभी प्राकृतिक कारणों से या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होता है तो आपकी भरपाई की जाएगी। कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई को लेकर के बहुत समस्या रहती क्योंकि भारत जो है वो मानसून पर आधारित यहाँ पर फार्मिंग होती, खेती होती है, तो इसको लेकर के सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की गई और इस तरह से भारत में ये खाद्य सुरक्षा का विकास शुरू हुआ। इस तरह से आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे तो जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो भी इस दिशा में काफी प्रयास कर रहा है। जैसे 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई, उसके बाद से लेकर भी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रख कर के ही बफर स्टॉक की भी व्यवस्था की गई कि अगर कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, किसी साल में कृषि का उत्पादन कम हो जाए तो हम लोगों तक खाद्यान्न तो पहुंचा सके, उनका पोषण तो कम से कम जारी रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये देखा गया कि 2016 में हमारे पास एफसीआई में जो कृषि भंडार था गेहूं और चावल का, वो 276 लाख
टन अनाज का भंडारण हम कर चुके थे। मतलब यह है कि किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार थे। इतना ही नहीं, फलों और सब्जियों के उत्पादन, क्योंकि पोषण का मतलब केवल ये नहीं कि चावल, गेहूं या मक्का का उत्पादन। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें दूध भी मिले, उन्हें सब्जी भी मिले, फल भी मिले, हम उनको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी चीजों का जब एक संतुलित मात्रा में उन्हें प्राप्ति होगी तो न्यूट्रिशन पूरा होगा। और इसी के लिए ये ध्यान रखते हुए फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2014-15 तक जाते जाते हमारे पास फलों का उत्पादन जो बढ़कर है 8.66 करोड़ टन तक पहुंच गया। सब्जियों का उत्पादन 16.94 करोड़ टन तक पहुंच गया और विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इस तरह से खाद्य सुरक्षा की दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी रहा। फिर हमने देखा, फिर जैसे हम थोड़ा आधुनिक, जैसे मॉडर्न समय में आते हैं कि फिर क्या प्रयास हुए, तो 2007 में इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई, फूड सिक्योरिटी मिशन। खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत यह प्रयास किया गया कि जो खासकर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था कि हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि हो, और वो कोई मामूली वृद्धि करने का लक्ष्य नहीं रखा गया। 200 लाख टन गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। 2012 से 17 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया और 250 लाख टन गेहूं, चावल, मोटे अनाज, गन्ना, जूट, कपास, इन सब को मिला करके जो है 250 लाख टन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस तरह से लगातार ये प्रयास जारी रहा कि हमारे देश में जो बड़ी संख्या में लोग हैं जो या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा के ऊपर भी हैं, एपीएल में आते हैं, या बड़ी संख्या में लोग जिनको भोजन आवश्यकताओं की जरूरत है, जिन्हें न्यूट्रिशन चाहिए और उनके पास उतनी मात्रा में उनके पास आर्थिक शक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए फूड सिक्योरिटी का प्रयास किया गया। जैसे अगर आप एक उदाहरण देखते हैं, 1975 में 1975 में एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई, ICDS। इसमें यह प्रयास किया गया कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे और उनकी माताओं को उपलब्ध कराया गया भोजन, यानी कि गारंटेड भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास इसमें किया गया इस स्कीम के तहत। इसी तरह से 1995 में जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जो सरकारी स्कूलों में बैठते थे, उन बच्चों के लिए 1995 में मिड डे स्कूल योजना की भी शुरुआत की गई। तो इस तरह से भारत में मिड डे मील स्कीम योजना हो या फिर यहाँ पर ICDS स्कीम हो या फिर खाद्य सुरक्षा मिशन हो या फिर FCI का जो हमारा भंडारण जो बड़ी मात्रा में हम लोग रखते हैं सुरक्षित, ये सारे जो प्रयास, या फिर जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक का हो, ये सारे जो हमारे प्रयास हैं ये इसी दिशा में है कि हम लोगों तक सुरक्षित भोजन उपलब्ध करा सकें। इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हमने कई प्रयास किए। खाद्य सुरक्षा मिशन जो था वो एक विस्तृत योजना थी, तो इसमें उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो लोगों तक भोजन पहुंचेगा कैसे? जब उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें किसानों की मदद करनी पड़ेगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कुछ सहायता देनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, जैसे खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कि अगर वो कोई खाद खरीदते हैं, फर्टिलाइजर, सीड्स, बीज खरीदते हैं या इस तरह से कोई भी सामान, कृषि उपकरण खरीदते हैं, तो उन्हें बहुत ही कम ब्याज दर पर उन्हें कर्ज उपलब्ध करा दिया जाए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। वित्तीय सहायता उनको देना, उनको कर्ज उपलब्ध कराना, फिर उन्हें थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच, ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम पारंपरिक तरीके से खेती करते थे तो उत्पादन
उस लेवल पे नहीं बढ़ पाता था। तो इसीलिए उनको वैज्ञानिक खेती करें इसके लिए भी प्रोत्साहित किया गया, और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने लगातार सपोर्ट किया। बीज और कृषि उपकरण भी उन्हें सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाने लगा, और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई उन्नत किस्म का कोई बीज खरीदना है या कृषि उपकरण खरीदना है तो उन्हें सब्सिडी भी दी जाने लगी, यानी जितनी उसकी कीमत है उसके कम कीमत पर उन्हें वो चीज उपलब्ध कराया जाने लगा, तो सब्सिडी भी दिया जाने लगा। इसके अलावा कृषि रसायन के उपयोग के लिए कृषि जो केमिकल, जो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते थे, और हमारे देश में जो है हमारे किसानों को बहुत सारी इस सब बातों की जानकारी नहीं थी, तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन जो उन कीड़े मकोड़ों को मार सके और फसल को नुकसान से बचा सके, इसकी जानकारी भी उन्हें दी गई। सिंचाई के नए नए तरीके भी विकसित किए गए, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी तकनीकों का जो है किसानों को बताया गया, ड्रिप इरिगेशन वगैरह के बारे में बताया गया। तो इन सब चीजों को जब खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लाया गया तो खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, और जब खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई तो हमारे पास अनाज का भंडारण भी बड़ी मात्रा में होने लगा। जब अनाज का भंडारण बड़ी मात्रा में हुआ तो स्वाभाविक तौर पर जो बड़ी संख्या में जो लोग थे जिनके पास अनाज की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, उन्हें हम अनाज उपलब्ध कराने लगे, और इस तरह से अनाज की उपलब्धता में जो कमी दिखाई पड़ रही थी उसे हम दूर करने में कामयाब हो गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद, जिसमें हम लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ गए। अब सवाल ये उठता था कि इन सब प्रयासों के बावजूद भी कई जगहों पर कमियां नजर आती थी। जैसे खाद्यान्न तो लोगों को मिल रहा था, लेकिन उसमें जो है प्रोटीन की कमी थी, उसमें विटामिन की कमी थी। अनाज का उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन जिस तरह से अनाज का उत्पादन हो रहा था उसमें और भी सुधार की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, जो अनाज उपजाया जा रहा था उन अनाजों के भंडारण की भी समस्या थी। तो जो भंडारित अनाज होते थे उन्हें सही समय पर लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को उस अनाज का उपयोग कर सकें अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। इसके लिए 10 सितंबर 2013 को फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून जो है हमारे देश में पारित किया गया। खाद्य सुरक्षा कानून जो है, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, जो कि 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया, नोटिफाई किया गया, ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अंतर्गत देखिए किन किन बातों पर जोर दिया गया। पहली चीज तो इसमें ये थी कि जो हमारे देश में बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को, यानी कि लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75% आबादी को फूड सिक्योरिटी इसके द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। 75% पीपल हैव गॉट द फूड सिक्योरिटी थ्रू दिस एक्ट। शहरों में रहने वाले लगभग 50% लोगों को ये जो है फूड सिक्योरिटी के द्वारा, फूड गारंटी एक्ट के द्वारा उनको भोजन सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरह से ये जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, उसके तहत इस तरह से लोगों को अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए। तो TPDS के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को अनाज उपलब्ध करने की व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा, यानी कि फूड सिक्योरिटी गारंटी एक्ट 2013 के द्वारा की गई। दूसरी बात ये कि अब ये अनाज जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा लोगों को, तो ये तय किया गया कि ये पक्की बात है कि हर एक वो व्यक्ति जो इस दायरे में आएगा TPDS के अंतर्गत, उसे प्रति माह 5 किलोग्राम
5 किलोग्राम अनाज उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसकी कीमत भी उन्होंने निर्धारित कर दी कि भाई अगर आप चावल लेते हैं तो आपको 3 रुपए पर किलोग्राम मिलेगा, अगर आप गेहूं लेते हैं तो 2 रुपए पर किलोग्राम मिलेगा, और अगर मोटे अनाज लेते हैं, कोर्स क्रॉप लेते हैं, कोर्स ग्रेन लेते हैं, तो आपको केवल 1 रुपए प्रति किलोग्राम देना है। यानी कि लोगों के भोजन की समुचित व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा उपलब्ध हो गई, जो कि 2013 में। एक्ट तो पहले भी थे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम पहले से चल रहे थे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया, ICDS आया, MDMS आया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, नीतियां तो चल रही थी। लेकिन इसके द्वारा यह तय कर दिया गया, ये कानून के रूप में आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हो, ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है। तो इस एक्ट की एक बड़ी विशेषता है कि लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके, ये अधिकार के रूप में आया। तो फूड गारंटी एक्ट 10 सितंबर 2013 के द्वारा ये भी प्रावधान कर दिया गया। अच्छा, इस एक्ट में एक और बात देखने को मिली कि जो माताएं और बच्चे हैं, जो ऐसी माताएं जिनको पोषण आहार की ज्यादा जरूरत होती है, खासकर बच्चे के जन्म के बाद, तो 6 महीने तक, यानी बच्चे के जन्म के 6 माह तक उन्हें जो है ये उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना, एक अनाज उपलब्ध कराना एक मकसद था। दूसरा, उन्हें 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज का कि उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती थी, जिससे कि वो दूध या पोषक जो भोजन है जिसमें विटामिन, प्रोटीन वगैरह उन्हें प्रचुर मात्रा में मिल सके, वो खरीद सकते थे। तो एक तरफ जहां अनाज उपलब्ध करा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें मॉनेटरीली सपोर्ट भी किया गया, उन्हें मौद्रिक रूप से भी समर्थन दिया गया कि वो जो चाहे बाजार से अपने स्वास्थ्य के मुताबिक चीजों को खरीद सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के लिए भी, खासकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी जो इस कानून के अंतर्गत व्यवस्था की गई। इसके अलावा ये जो एक्ट था, ये राज्यों के अलावा यूनियन टेरिटरीज में भी लागू किए गए, और साथ ही साथ इसके माध्यम से बहुत सारे जो लोग, जिन तक वास्तविक तौर पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, गरीबी और भूखमरी के कारण जो है हमारे समाचार पत्रों में आए दिन ऐसी घटनाएं छपती रहती थी। तो इस फूड सिक्योरिटी और ये गारंटी एक्ट के द्वारा, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी गारंटी एक्ट के द्वारा उन लोगों तक भोजन को पहुंचाने की एक समुचित व्यवस्था कर दी गई। तो ये जो इंतजाम किया गया, जिसको हम फूड सिक्योरिटी गारंटी एक्ट कहते हैं, ये पूरे भारत में एक क्रांति के रूप में आया, एक रिवॉल्यूशन के रूप में आया, क्योंकि अब लोगों को भोजन उपलब्ध होना, और भोजन न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हो, जो पोषक भोजन उनको उपलब्ध हो, तो ये स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी, यानी जो हमारी हेल्थ स्कीम जो थी, उसमें भी ये मददगार साबित होने लगा। इससे लोगों का पोषण स्तर में सुधार हुआ, उनकी स्वास्थ्य जो स्थिति है उसमें भी सुधार हुआ, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण की दिशा में भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। और खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून इस दिशा में, यानी फूड सिक्योरिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।